हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग पार्ट नंबर 19 देखेंगे और ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरा तीसरा प्रयास है। इससे पहले 2 बार वीडियो बनाया है लेकिन कहीं ना कहीं 2 बार कट हो गया वो, इसलिए तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आप में जो कुछ लिखा हुआ है इसमें वो सभी समझा दूंगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा हो गया है। देखिए थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है 161 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे और इसके पहले के 160 नंबर क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन है उनकी 18 वीडियोस में जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है, आप लोग देख लेना एक साइड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है 161 नंबर का, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो आप समझिए कि भारतीय संगीत का उद्गम जो माना जाता है वो सामवेद से माना जाता है। अब सामवेद उन्हीं वेदों में से है जो शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे, उन्हीं वेद में से है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद था, जिसका कालखंड माना गया है कि 1500 से 1000 के बीच में लिखे गए हैं तीनों वेदों को। अब आप लोग वैदिक काल के बारे में हल्का समझ लीजिए, मैंने ये अभी अभी बनाया था इसको, तो आप लोग देखिए एक बार। वैदिक काल में दो कालखंडों में बांटा गया है वैदिक काल को। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय जो माना गया है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का काल है और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का कालखंड माना गया है उत्तर वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल के समय में 3 वेदों को लिखा गया है। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद। जो और उत्तर वैदिक काल में एक वेद लिखा गया है जिसका नाम है अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद इसी को माना गया है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 से लेकर 10,480 तक ऋचाएँ मानी गई हैं। ये कई बुक्स में इसमें वेरिएशन मिलेगा ऋचाओं में, कहीं मिलेंगी 10,462, कहीं मिलेंगे 10,480, तो आप इनमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना। और जो सामवेद है इसको कहा गया है भारतीय संगीत का जनक, या फिर कह सकते हैं यहीं से सबसे पहले संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। इसमें 1549 ऋचाएँ हैं और यहीं से जो आप सुनते होंगे सा रे गा मा पा धा नी, इसकी उत्पत्ति भी यहीं से मानी गई है। यानी कि भारतीय संगीत में जो प्राचीन काल में जो संगीत था वो मेनली यहीं से उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है। अगर बात करेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल की, तो सबसे पहला ऋग्वेद का जो मंडल है वो अग्नि देवता को समर्पित है। जो तीसरा मंडल है वो गायत्री देवी या फिर कह सकते हैं सविता देवी या फिर कह सकते हैं सावित्री देवी, सावित्री देवी। इनको प्रायोरिटी भी ऐसे ही देनी है, सबसे पहले सविता देवी को, सेकंड में सावित्री देवी को, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो सूर्य देवता को समर्पित ये तीसरा मंडल है, ध्यान रखेंगे। इसी में गायत्री मंत्र दिया गया है जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित है। अगर बात करेंगे 7वें मंडल में ऋग्वेद क्या है, तो यहाँ दास राग युद्ध दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दास राग युद्ध दिया गया है। 8वें मंडल की बात करेंगे अगर ऋग्वेद के अगर 8वें मंडल की बात करेंगे तो इसमें हस्तलिखित ऋचाएँ दी गई हैं जिनको खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। 9वें मंडल की बात करेंगे तो इसमें सोम देवता का जिक्र है। और अगर 10वें मंडल की बात करेंगे तो 10वें मंडल में 2 प्रकार की सूक्तियाँ दी गई हैं। एक बोला गया है पुरुष सूक्ति और एक को बोला गया है नदी सूक्ति, जिसमें नदियों के नाम दिए गए हैं, प्राचीन नाम और नवीन नाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे पर्शनी का नाम था रावी, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। और जो पुरुष सूक्ति है इसमें एक विराट पुरुष को माना गया है कि विराट पुरुष से इसमें 4 वर्णों का जन्म होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग मेनली यहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो जाति थी, जो जाति थी यहाँ कर्म आधारित थी। ठीक है, कर्म के आधार पर डिसाइड होती थी, जन्म के आधार पर नहीं। ये तो उत्तर वैदिक काल आते आते होने लगा था। ठीक है, अगर यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखित वेद है। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, दूसरे पार्ट को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। अगर बात करेंगे अथर्ववेद की तो इसमें चिकित्सा, जादू टोना, वशीकरण, शादी वगैरह इसी में सब जिक्र किया गया, ध्यान रखेंगे। वशीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ सकते हो, इसका भी जिक्र इसी में दिया गया है, समझ सकते हो बात को। ठीक है, हाँ, जितने भी प्रेम विवाह वगैरह, गंधर्व वगैरह वेद जितने भी थे, वो गंधर्व जो विवाह था ये सब इसी में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 162 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो चालुक्यों ने कहाँ स्थापित किया था? तो दक्षिण में। अगर सुदूर दक्षिण की बात करते तो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए मेनली क्या है, दक्षिण में। और जो इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया है चालुक्यों ने, वो शैली कौन सी थी? तो बेसर शैली। कौन शैली थी? बेसर शैली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि चालुक्यों की जो वातापी वाले चालुक्य थे, इनके संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है जय सिंह। ध्यान रखेंगे, क्या नाम था? जय सिंह। संस्थापक का नाम क्या आता है? जय सिंह। लेकिन अगर पूछ लेगा वास्तविक संस्थापक कौन था, तो नाम आता है पुलकेशियन फर्स्ट का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे 163 नंबर क्वेश्चन में। 163 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकारी विभाग की स्थापना की? देखिए, एक ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने इन सब विभाग की स्थापना की थी। इसका कार्यकाल था 1351 से लेके 1388 तक। इसकी एक विशेषता थी कि इसने नहरों का जाल बिछा दिया था और इसने निर्माण कार्य में बहुत अधिक रुचि ली। इसी वजह से इसे सल्तनतकालीन अकबर भी कहा गया, और इसकी धार्मिक कट्टरपंथ को देखते हुए इसे औरंगजेब की संज्ञा भी दी गई है, सल्तनतकालीन औरंगजेब भी कहा गया है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखोगे, इसके कामकाज को देखकर जो निर्माण कार्य किया उसकी वजह से इसे कहा गया है सल्तनतकालीन अकबर, लेकिन इसी की जो कट्टरपंथी नीतियों को फॉलो करने के बावजूद इसे कहा गया था सल्तनतकालीन औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही धर्म के प्रति कट्टर था। इसका कार्यकाल था 1351 से लेकर 1388 तक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर इसके बारे में कुछ और जाने तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, इसके यहाँ जो एक दास, जानते होंगे आप लोग, जो दास हुआ करते थे, तो दास इसके समय सर्वाधिक थे। 1,80,000 प्लस दास माने गए, लगभग 2 लाख प्लस दास इसके यहाँ रहे हैं। ठीक है, और दासों के लिए एक इसने विभाग अलग से बनाया था, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। क्या नाम था? तो दीवान ए बंदगान। इसको याद कर लेना कि इसने दासों के लिए कौन सा विभाग बनाया था, तो नाम था दीवान ए बंदगान। ठीक है, ध्यान रखना है सब क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 164 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, एलोरा के सुविख्यात, बहुत ही ज़्यादा फेमस, ठीक है, कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा में एकाश्म पत्थर से निर्मित मंदिर हैं। एकाश्म पत्थर यानी कि ऊपर से काट के नीचे की ओर बनाए गए हैं, और बहुत टफ प्रक्रिया रही होगी इसकी। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और आपको पता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण पूछेगा तो नाम आता है, ये कौन थे? बोलते हैं राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट वंश के, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर
राष्ट्रकूट की राजधानी कभी पूछ ले कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो नाम आता है मान्यखेट का। क्या नाम आता है? मान्यखेत का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मान्यखेट का। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम आएगा दंती दुर्ग का। किसका नाम आएगा? दंती दुर्ग का। ठीक है, दंती दुर्ग का। ठीक है, अब एक बात देखिए, एलोरा के सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो कृष्ण फर्स्ट ने। ये किस वंश थे, तो राष्ट्रकूट वंश थे। इनकी कैपिटल क्या थी? मान्यखेट थी। और इनकी संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग थे, जो कि 753 ईस्वी में इन्होंने निर्माण किया था। ध्यान रखेंगे इसी को, इसका मतलब स्टार्टिंग की थी। समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 165 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, पोहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? देखिए, पोहार नगर की नींव पूछेंगे तो एक शासक थे करिकाल। क्या नाम था? चोल वंश के ये महान शासक हुए हैं करिकाल। ठीक है, ये किस वंश के थे, तो चोल वंश के थे। ठीक है, चोल वंश में सबसे फेमस नाम आता है राजेंद्र चोल का, लेकिन ये भी बहुत महान शासक हुए हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, पोहर नगर की स्थापना किसने की थी, तो करिकाल ने की थी। ठीक है, करिकाल को आप लोग एक चीज़ के लिए जानते हैं, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें बताया था करिकाल को कि ये श्रीलंका जब जाते हैं, तो श्रीलंका के राजा को पराजित कर देते हैं और वहाँ से लगभग 12,000 सैनिकों को बंदी बनाकर लाते हैं और कावेरी नदी पे एक बांध बनवाया था जिसमें इन कैदियों को लगा देते हैं। ठीक है, कावेरी पे एक डैम बनवाते हैं और उसी में इसको लगा देते हैं। ठीक है, कावेरी में एक बांध बनवाते हैं कावेरी नदी पे और उसी में इनको लगा देते हैं। ठीक है, और राजेंद्र चोल इसी वंश के, चोल वंश के ही राजेंद्र चोल बहुत प्रतापी शासक हुए हैं। और राजेंद्र चोल ने तो श्रीलंका और इंडोनेशिया और थाईलैंड तक पे चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ के एक शासक थे श्रीलंका के राजेंद्र चोल के समय में, राजा महेंद्र, इनको बंदी बनाकर ले आए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आते हैं 166 नंबर क्वेश्चन में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कौन बना? अब आप लोग को एक क्वेश्चन बताना है कि जर्मनी के प्रेजेंट टाइम में चांसलर कौन है, तो उनका नाम आता है ओलाफ स्कोल्ज। क्या नाम होता है? ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जर्मनी में नाजी हिटलर का उदय होता है और ये 1933 में, कब बनता है? 1933 में ये जर्मनी का चांसलर बनता है। अब देखिए, समझिए, यहाँ पे एक राष्ट्रपति हिडेनबर्ग। क्या नाम था? हिडेनबर्ग। इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सभी जो पार्टियां थीं तो उन्होंने हिटलर को समर्थन दे दिया और हिटलर जो है यहाँ का चांसलर बन गया। ठीक है, इसके बाद हिटलर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। पहले वर्ल्ड वॉर, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, इसमें हिटलर भी एक सिपाही के रूप में शामिल हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध में ये जर्मनी का लीडर था। ठीक है, और लगभग जीत ही लिया था यूरोप को पूरे को। रसिया पे इसका आक्रमण करना एक गलत फैसला था। ठीक है, तो आगे हम लोग बताएंगे इसके बारे में। और हिटलर की एक बात ध्यान रखना, 1945 में इसने आत्महत्या कर ली थी जेल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, इसकी बुक का नाम था मेन कैंप। कौन, क्या नाम था? मेरा संघर्ष, या फिर कह सकते हैं मेन कैंप। ठीक है, मेन कैंप। ठीक है, इसी का नाम है मेरा संघर्ष, ये पुस्तक का नाम है इसकी। ठीक है, और इसने सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद विश्व माना जाता है कि विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 167 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? देखिए, अब अगर गुप्त युग की बात करेंगे तो इसका नाम आता है घटोत्कच का। इसका नाम आता है घटोत्कच का। लेकिन अगर पूछेंगे वास्तविक कौन था संस्थापक, तो कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट।
अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था, तो नाम आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 319 से लेके 335 तक यही बैठते हैं। ठीक है, 319 से लेके 335 तक शासन करते हैं। और घटोत्कच का कार्यकाल हालांकि क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 280 से लेके 320 तक माना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। स्टार्टिंग करते हैं घटोत्कच, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन हुआ है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी की बेटा होता है समुद्रगुप्त, इसका बेटा होता है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और इनकी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, इनकी विवाह होता है लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, बहुत सुंदर थी ये भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इतना काफ़ी है। और समुद्रगुप्त का अगर पूछेंगे दरबारी कवि कौन था, तो हर्षण था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था। उसमें समुद्रगुप्त बताया है क्या, कविराज। ठीक है, इस पर कुछ ध्यान रखना, आगे फिर कभी बताएंगे और चीज़ें। 168 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के संबंध में सही नहीं है। देखिए, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये। देखिए, चार्ल्स मैसान ने 1826 में एक टीला देखा। हालांकि इन्होंने खुदाई नहीं करवाई थी, लेकिन उन्होंने टीला कहाँ देखा, सबसे पहले देखा 1826 में एक टीला देखा। फिर 1853 के आसपास, 1856 के आसपास जो है खुदाई चल रही थी। कहाँ से, लाहौर से लेके कराची तक रेलवे की। तो इसी में पटरियों की खुदाई करते समय यहाँ पे कुछ पत्थर निकले, जिनके बाद इनकी जिनकी मतलब कि मैनली खुदाई की गई, तो यहाँ से ईंटें निकली। तो इसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि यही पहला जो है इस विभाग का अध्यक्ष बनता है। ठीक है, और चार्ल्स मैसान, AM व्हीलर, PS बत्स। तो आंसर इसका हो जाएगा PS बत्स, ध्यान रखेंगे। 168 का आंसर हो जाएगा D, PS बत्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सभी लोग संबंधित थे। AM व्हीलर ने भी कई चीज़ संबंधित की हैं, और इन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया था, आपको मैंने पढ़ाया भी है इस चीज़ के बारे में, कि इन्होंने मतलब कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, जो इसको ख़त्म होने का श्रेय माना है, कि इसको आर्य को कहा गया है, कि इन्होंने कहा कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। अब ये कितनी सत्य है तो पता नहीं है, क्योंकि आर्यों का तो उससे पहले के प्रमाण मिलने लगे हैं। तो अब कैसे क्या है, बाद में कभी क्लियर होगा, अभी फिलहाल तो क्लियर नहीं हुआ है इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को। किस मूर्तिकार ने महारानी एलिजाबेथ से CVE, कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के कमांडर का अवैतनिक सम्मान प्राप्त किया। तो कौन था, सतीश गुजराल। कौन था, सतीश गुजराल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, सतीश गुजराल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो 170 नंबर क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था। अब देखिए, तक्षशिला कहाँ के क्षेत्र में पड़ता है, तो गंधार के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तक्षशिला में मेनली बुद्ध से संबंधित अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए, और जो गंधार कला में सर्वाधिक मूर्ति बनी है, तो बनी है महात्मा बुद्ध की, ध्यान रखेंगे शिव। ठीक है, और जो वैदिक काल हुआ उसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कहा गया है, सिंधु काल को सिंधु सभ्यता काल कहा गया है, और ये सब चीज़ें थी। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही रखेंगे आज हम लोग, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा आपको। और तक्षशिला के बारे में बता देते हैं, ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पे, कि सबसे प्राचीन था, लेकिन कभी कभी ऐड कर देता है आवासीय। कौन सा था इसको सबसे प्राचीन, तो नाम आएगा नालंदा का। किसका नाम आएगा, नालंदा का। और एक क्वेश्चन यहीं से और बन जाता है कि इंडिया में स्थित अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, तो भी नालंदा लगाओ उससे प्राचीन, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान के प्रांत में है, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए आप कौन सा लगाओगे, नालंदा लगाओगे। ठीक है, ठीक है। और आप लोग एक क्वेश्चन बता सकते हो कि जिस समय सिकंदर का आक्रमण होता है,
तो उस समय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय इसके आचार्य कौन थे, इसके आचार्य कौन थे, ये आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, वैसे मैंने क्लास में कराया है कई बार, आप लोग आंसर दे सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, और अगर हो सके तो किसी को प्लेलिस्ट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।